So now I am going to discuss essay 3420, ठीक है, assurance engagement to report on the compilation of pro forma financial information included in a prospectus। ठीक है, जब एक ऑडिटर को इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि वो प्रो फार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर अपना रिपोर्ट दे सके, तो वहाँ पे तो इस केस में ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं वो ऐसे 3420 में बताई गई है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना, एश्योरेंस इंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ प्रो फार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्टस। नाम क्या है? एसए 3420, एश्योरेंस इंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन compilation of pro forma financial information included in a prospectus। बेसिक्स, सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स। हमारे पास बेसिक्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो बेसिक्स में है ऐसे ही 3420 डील्स विथ एश्योरेंस इंगेजमेंट undertaken by practitioner to report on compilation of pro forma financial information included in a prospectus. It applies where such reporting is required by securities law or regulation in the jurisdiction in which prospectus is to be issued। इसका मतलब है ऑडिटर जो है वो सबसे पहले ऐसे 3420 क्या होता है? डील विथ एश्योरेंस इंगेजमेंट अंडरटेकन बाय प्रैक्टिशनर टू रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रो फार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्टस। इट अप्लाइज, ये अप्लाई कहाँ पे होता है? वेयर सच रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड बाय सिक्योरिटी लॉ। ठीक है, तो जिस जुरिडिकेशन में प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा है, अगर वहाँ का लॉ आप मतलब एंटिटी से रिक्वायर्ड करता है कि उसको क्या करना चाहिए, उसने जो प्रो फार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड की है अपने प्रोस्पेक्टस में, उसके कंसर्न में ऑडिट रिपोर्ट भी इशू करना चाहिए, तब एंटिटी क्या करती है? ऑडिटर को अपॉइंट करती है इस पर एश्योरेंस रिपोर्ट इशू करने के लिए। ओके, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रो फार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। PFFI, pro forma financial information, refers to financial information। PFFI में क्या होता है? PFFI में वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं shown with adjustment to illustrate। PFFI refers to financial information shown with adjustment। PFFI में क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं। याद रखना कि PFFI में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं वो एडजस्टमेंट के साथ होते हैं। ठीक है, टू illustrate impact of transaction on unadjusted financial information as if transaction had been undertaken at earlier date। PFFI refers to financial information shown with adjustment to illustrate the impact of transactions on unadjusted financial information as if transaction had been undertaken at earlier date। जैसे कोई ट्रांजेक्शन है, कोई इवेंट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में अकर्ड हुए हैं, उसके बाद तो हमारे PFFI में क्या होते हैं? जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं वो विथ एडजस्टमेंट जो है तो वो शो किए जाते हैं, ताकि एंटिटी जो है वो कंपेयर कर सके कि जो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उस पर अगर वो इवेंट का एडजस्टमेंट किया जाता, उन ट्रांजेक्शन्स का इम्पैक्ट दिया जाता, तो रिजल्ट क्या होता। ठीक है, तो PFFI में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद एडजस्टमेंट डिस्क्लोज किया जाता है टू इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑन द अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इफ मतलब जब अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाए गए थे तब वो ट्रांजेक्शन अकर्ड नहीं हुए होंगे, इसीलिए वो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। लेकिन PFFI में हमने एडजस्टमेंट के साथ दिखाया है और ये बताया है कि अगर वो ट्रांजेक्शन अर्लियर डेट पे अकर्ड होते हैं तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस तरीके से होते हैं। PFFI में क्या होता है? रेफर्स टू द PFFI में हम क्या करते हैं? शो करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को विद एडजस्टमेंट टू इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑन अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन that as if transaction had been undertaken at earlier date। इसके बाद PFFI is used in offer document। PFFI को हम क्या करते हैं? ऑफर डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं।
वो डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पीएफएफआई के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स अकर्ड हुए हैं, अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अनएडजस्टेड ट्रांजेक्शन्स का क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, ये हम पीएफआई के थ्रू जान सकते हैं। और कंपनी एज दोज ट्रांजेक्शन्स हैड अकर्ड एट अर्लियर डेट, तो ये ऑफर डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया जाता है। ये बात जान लेंगे। पर्पस ऑफ पीएफआई इज सोली टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस ऑन अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रोफार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बस इसी पर्पस से बनाया जाता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स अनएडजस्टेड है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, अगर उसका एडजस्टमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में किया जाएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा, बस यही जानने के लिए प्रोफार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया जाता है, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग pro forma adjustment to unadjusted financial information. PFFI does not represent entity's actual financial position. याद रखना कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि PFFI जो है वो एंटिटी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नहीं बता पाता है, ठीक है। PFFI में बस ट्रांजेक्शन्स का एडजस्टमेंट किया जाता है ताकि आपको ये पता लग सके कि अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अगर ट्रांजेक्शन्स का एडजस्टमेंट किया जाए तो एडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या बन के आएगी। बात समझ में आई? इसके थ्रू पीएफएफआई के थ्रू आप एक्चुअल पोजीशन को नहीं जा सकते, एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन एंटिटी की नहीं जान सकते, इस बात को याद रखना। इसकी मीनिंग याद कर लेना और एक ये फाइनेंशियल पोजीशन याद कर लेना। बस कहाँ इंक्लूड करते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट में यूज कर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एक ही पर्पस है, इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन ऑन अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बेसिक्स खत्म। बेसिक्स में हमने क्या पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, एक ऑब्जेक्टिव तैयार किया कि एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है कंपाइलेशन ऑफ पीएफएफआई एंड प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीएफएफआई का कंपाइलेशन करना और प्रैक्टिशनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिशनर हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी नहीं है टू कंपाइल पीएफएफआई, पीएफएफआई को कंपाइल करना प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। सच रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विथ रिस्पॉन्सिबल पार्टी। पीएफएफआई का कंपाइलेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीधे सीधे शब्दों में समझो, पीएफएफआई का कंपाइलेशन करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। पीएफएफआई हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंपाइल practitioner has no responsibility to compile PFFI, has no responsibility to compile PFI. Such responsibility rests with responsible party मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या होगी, मैनेजमेंट होगी, ठीक है। तो पीएफएफआई का कंपाइलेशन कौन करता है, पीएफएफआई का कंपाइलेशन कौन करेगा, पीएफएफआई का कंपाइलेशन कौन करता है, मैनेजमेंट करती है, ठीक है, ये याद रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है practitioner's sole responsibility is to report on whether PFI is compiled by responsible party on the basis of the applicable criteria. पीएफएफआई का कंपाइलेशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी ही है कि ऑडिटर ये बताएगा कि जो कंपाइलेशन किया गया है वो एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है। तो पीएफएफआई कंपाइलेशन जो है एप्लीकेबल एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है इट इज़ अ रीजनेबल एश्योरेंस इंगेजमेंट। रीजनेबल एश्योरेंस इंगेजमेंट का याद रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लिमिटेड एश्योरेंस इंगेजमेंट नहीं, लिमिटेड रीजनेबल एश्योरेंस इंगेजमेंट है, ये याद रखना, ठीक है। टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ प्रोफार्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो रीजनेबल एश्योरेंस इंगेजमेंट इशू किया गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं अगर ऐसे की मेहरबानी हुई और ऑब्जेक्टिव इजी आ गए तो रीजनेबल एश्योरेंस इंगेजमेंट दिया जाता है।
SRE के अंदर लिमिटेड एश्योरेंस इंगेजमेंट होता है, ये याद रखना, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस इंगेजमेंट देते हैं, इंगेजमेंट। अब हमें नेक्स्ट में लिखना है engage steps involved in compilation of PFFI include steps involved in compilation of PFFI। ये तो जब PFFI का कंपाइलेशन करोगे तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। कंपाइलेशन ऑफ PF मतलब एक मैनेजमेंट जो है वो जब PFFI का कंपाइलेशन करेगी वो किस स्टेप में करेगी वो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन की क्या सोर्सेज है, आइडेंटिफाई करेगी सोर्सेज ऑफ अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो देखेगी कि अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, टू बी यूज इन कंपाइलिंग PFFI एंड एक्सट्रैक्टिंग अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट सोर्स, मेकिंग प्रोफार्मा एडजस्टमेंट। वो प्रोफार्मा एडजस्टमेंट सबसे पहले देखेगी कि अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, फिर वो प्रोफार्मा एडजस्टमेंट करेगी, ठीक है। एडजस्टमेंट टू अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ट्रांजेक्शन का एडजस्टमेंट कर देगी। उसके बाद वो देखेगी प्रेजेंटिंग द रिजल्ट PFFI विथ डिस्क्लोजर्स, फिर वो PFFI प्रेजेंट करेगी डिस्क्लोजर्स के साथ, ठीक है। सीधी सी बात है, सबसे पहले आप देखोगे कि अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, फिर उस अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर आप एडजस्टमेंट को अप्लाई करोगे, एडजस्टमेंट अप्लाई करके आप क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे। एडजस्टमेंट अप्लाई कर दोगे, PFFI बन गई, PFFI को विद डिस्क्लोजर आपको प्रेजेंट कर देना है। इतना सा प्रोसेस है, एकदम सिंपल प्रोसेस है, एकदम आराम से माइंड में बैठ सकता है। अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सोर्स देखो, ठीक है। स्टेप्स क्या होंगे, ऑफ प्रिपेयरिंग PFFI, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखना है, SOURC, सोर्स ऑफ अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अप्लाई करो एडजस्टमेंट ऑन अनएडजस्टेड PFFI, ठीक है। आप एडजस्टमेंट को अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, प्रेजेंट करो PFFI विथ डिस्क्लोजर, ठीक है। 3 काम हो गया। इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस क्या होगा, इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस हमको देखना है। बिफोर एक्सेप्टिंग इंगेजमेंट प्रैक्टिशनर शेल, बिफोर एक्सेप्टिंग इंगेजमेंट practitioner shall determine that he has capabilities and competence to perform the engagement। ऑब्वियस है कि किसी भी इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या उस इंगेजमेंट को कंप्लीट करने की कैपेबिलिटीज़ और कंपेटेंस हमारे अंदर है या नहीं है, ठीक है। हम खुद की कैपेबिलिटी और कंपेटेंस देखते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन विथ रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जो आप रिस्पॉन्सिबल पार्टी के साथ डिस्कशन करते हो तब, रिस्पॉन्सिबल पार्टी हु इज़ मैनेजमेंट, उसके साथ आपको डिस्कशन करना है। Determine that applicable criteria are suitable and PFFI will not be misleading। आपको मैनेजमेंट से डिस्कस करके ये डिटरमाइन करना है कि जो PFFI प्रिपेयर किया गया है वो एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से प्रिपेयर किया गया और वो मिसलीडिंग नहीं है। इसके बाद इफ़ एंटिटीज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ नॉट ऑडिटेड, अगर एंटिटी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिटेड नहीं है, इन दैट केस वेदर कंसिडर वेदर ही कैन obtain sufficient understanding to perform the engagement, क्या इंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग वो ऑब्टेन कर सकता है अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा, किसी ऑडिटर अगर प्रोफार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एश्योरेंस इंगेजमेंट के लिए एक्सेप्ट करता है इंगेजमेंट को, तो ऑडिटर सबसे पहले अपनी खुद की कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस देखेगा, ठीक है। वो मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा कि क्या उसने PFFI एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया बनाया है या नहीं बनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो PFFI वो मिसलीड कर रही है। अगर हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अनऑडिटेड है तो ऑडिटर ये देखेगा कि क्या वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर पा रहा है PFFI के एश्योरेंस के ऊपर रिपोर्ट तैयार करने के लिए।
एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग टू परफॉर्म द एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए वो सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ऑडिटर ये देखेगा, ठीक है। ऑब्टेन करना है एग्रीमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी that it acknowledges and understands its responsibility for compiling PFFI on the basis of the applicable criteria. ऑप्टेन एग्रीमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी, हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी से एग्रीमेंट ऑप्टेन करना है। ऑप्टेनिंग एग्रीमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी दैट इट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, हमें मैनेजमेंट से इस बात की स्वीकृति लेनी है। याद रखना कि PFFI का जो एश्योरेंस इंगेजमेंट है इसमें मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोला जा रहा है, ठीक है। तो हर जगह हमें मैनेजमेंट नहीं लिखना है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी लिखना है SI 3420 के अंदर। उसके बाद अब हमें यहाँ पे देखना है कि हम मैनेजमेंट से किस बात का एक्नॉलेजमेंट लेंगे। एक्नॉलेजमेंट लेना है कंपाइलिंग PFFI, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। मैनेजमेंट हमें इस बात का एश्योरेंस दे, हमें बताएं कि उसने जो PFFI प्रिपेयर किया है वो एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया ही प्रिपेयर किया है। एडिक्वेटली डिस्क्लोज करेगा, डिस्क्लोजिंग एप्लीकेबल क्राइटेरिया टू इंटेंडेड यूजर्स। जो भी एप्लीकेबल क्राइटेरिया है उसको सही तरीके से आपको क्या करना है, जो यूज़र्स हैं आपके रिपोर्ट के PFFI के, उनको बताना है कि आपका एप्लीकेबल क्राइटेरिया है क्या है, ताकि वो ये डिटरमाइन कर पाए कि जो भी PFFI प्रिपेयर किया गया है वो एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से प्रिपेयर किया गया है। प्रोवाइड द प्रैक्टिशनर, आपको प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड करना है एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड करो एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एक्सेस टू द relevant person, ठीक है। access to all information to evaluate whether PFFI is compiled on the basis of applicable criteria. Any additional information that practitioner requests unrestricted access to those within entity from whom practitioner can obtain evidence, ठीक है, और उस पर्सन के पास उनको अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना है जिनसे ऑडिटर जो है वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है। तो इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहले ऑडिटर अपनी कैपेबिलिटी कंपिटेंस देखेगा, ठीक है। ऑडिटर सबसे पहले क्या देखेगा अपनी खुद की कैपेबिलिटी और कंपिटेंस देखेगा, अपनी खुद की कैपेबिलिटी और कंपिटेंस देखेगा। दूसरी बात वो क्या देखेगा, वो डिस्कस करेगा रिस्पॉन्सिबल पार्टी से, रिस्पॉन्सिबल पार्टी से कि जो एप्लीकेबल जो PFFI जो है वो प्रिपेयर्ड है एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया एंड नॉट मिसलीडिंग, और वो मिसलीडिंग भी नहीं है। और जो सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटी और कंपिटेंस देखता है, फिर वो मैनेजमेंट से डिस्कस करता है कि क्या उसने एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से प्रिपेयर किया है या नहीं किया है। ऐसा तो नहीं है कि PFFI जो है वो मिसलीडिंग है, ठीक है। तो थर्ड में हमको क्या देखना होता है, ऑडिटर ये देखेगा, वो मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट लेगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी से वो एक्नॉलेजमेंट लिखेगा। एक्नॉलेजमेंट में वो क्या क्या चीज़ें लेगा, ठीक है। वो मैनेजमेंट से क्या एक्नॉलेजमेंट लेगा। एक्नॉलेजमेंट में वो क्या क्या चीज़ें करेगा, एक्नॉलेजमेंट में वो 3 चीज़ें देखेगा, इन ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, access to those
who from whom he can obtain relevant information access। ये हो गया 3 पॉइंट। ठीक है, एक और हमारा छूट रहा है, वो हमारा क्या है, हाँ अगर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ऑडिटेड है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑडिटेड नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा। अगर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑडिटेड नहीं है, इन दैट केस वेदर ही इज एबल टू अंडरस्टैंड, he is able to perform engagement, he is able to perform engagement, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, जब ऑडिटर जो है वो एंगेजमेंट को प्लान करता है और परफॉर्म करता है तो ऑडिटर क्या करेगा, इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर शेल एसेस वेदर एप्लीकेबल क्राइटेरिया आर सुटेबल। जब वो प्लानिंग और परफॉर्मिंग एंगेजमेंट करता है, जब वो एंगेजमेंट को प्लान करता है तो सबसे पहले वो देखेगा, ठीक है। इसके पहले जो टॉपिक था ना उसमें हमने क्या देखा था, मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट लेना है किस किस बात का, कि पीएफआई जो होता है, पीएफआई जो है वो एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया तैयार किया गया है, एप्लीकेबल क्राइटेरिया को डिस्क्लोज किया गया है, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन और एक्सेस टू दोज हु हैव रिलेवेंट इंफॉर्मेशन तक का टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे बोला है कि इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करोगे आप तो उसकी प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग किस तरीके से करोगे, ठीक है। प्लानिंग करते समय हम सबसे पहले देखेंगे कि जो एप्लीकेबल क्राइटेरिया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। असेस करना है वेदर एप्लीकेबल क्राइटेरिया आर सुटेबल और नॉट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैज़ कंपाइल्ड PFFI, ठीक है। सबसे पहले देखना है कि जो एप्लीकेबल क्राइटेरिया है वो सुटेबल है या नहीं है। फिर हमें देखना है कि मैनेजमेंट किस तरीके से PFFI का कंपाइलेशन कर रही होती है, ठीक है। कंसीडर मटेरियलिटी फॉर इवेल्युएटिंग वेदर, कंसीडर मटेरियलिटी, हमें मटेरियलिटी को कंसीडर करना है फॉर इवेल्युएटिंग वेदर PFFI हैज़ बीन कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया। कंसीडर मटेरियलिटी फॉर इवेल्युएटिंग, हमें मटेरियलिटी को कंसीडर करना है ताकि हम ये इवेल्युएट कर सकें कि क्या PFFI हैज़ बीन कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया, क्या PFFI जो है वो एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से कंपाइल किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। ऑब्टेन करना है एविडेंस को, ठीक है, अबाउट appropriateness of source from which unadjusted financial information is extracted। ऑब्टेन करना है एविडेंस, हमें एविडेंस ऑब्टेन करना है अबाउट appropriateness of सोर्सेस का appropriateness ऑब्टेन करना है। ऑब्टेन एविडेंस अबाउट appropriateness of source from which unadjusted financial information is extracted। बहुत ही ईजी टॉपिक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है वहीं से प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग के टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। सबसे पहले देखना है कि जो एप्लीकेबल क्राइटेरिया है वो सुटेबल है या नहीं है, कंपाइलेशन जो है वो एक्यूरेटली किया गया है या नहीं किया गया है, फिर अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है वो भी देखना है आपको, ठीक है। एविडेंस अबाउट का जो सोर्स है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, इसके कंसर्न आपको एविडेंस ऑब्टेन करनी है। 3 materiality for evaluating whether PFI has been compiled on the basis of materiality for evaluating whether PFI has been compiled on the basis of applicable criteria। हमें मटेरियलिटी को कंसीडर करना है कि क्या जो PFI कंपाइल किया जा रहा है वो एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। डिटरमाइन वेदर रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, हैज़ एप्रोप्रिएटली एक्सट्रैक्टेड अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है वो सही तरीके से अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ऑब्टेन करना है एविडेंस अबाउट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्रोफार्मा एडजस्टमेंट, प्रोफार्मा एडजस्टमेंट एप्रोप्रिएट है या नहीं है, इस बात का एविडेंस ऑब्टेन करना है। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में देखना है कि जो एप्लीकेबल क्राइटेरिया है वो सुटेबल है या नहीं है, ठीक है। अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, PFFI जो है वो एप्रोप्रिएटली प्रिपेयर किया जा रहा है या नहीं प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है।
कंपाइलेशन जब कर रही, हमें मटेरियलिटी को कंसिडर करना है कि जो कंपाइलेशन किया जा रहा है पीएफएफआई का रिस्पॉन्सिबल पार्टी के द्वारा, वो कंपाइलेशन एडिक्वेट है या नहीं है। 4 हो गया। फिर देखना है कि पीएफएफआई जो है वो का कंपाइलेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी किस तरीके से कर रही है। 5 हो गया। इसके बाद हमें देखना है ऑब्टेन करना है एविडेंस अबाउट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्रोफार्मा एडजस्टमेंट। प्रोफार्मा एडजस्टमेंट इंक्लूड करता है एडजस्टमेंट टू अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे जो भी एडजस्टमेंट अप्लाई करना है उसको इंक्लूड करेगा। इन्फॉर्मेशन दैट इलस्ट्रेट इम्पैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, जो इलस्ट्रेट करता है इम्पैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स ऑन अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये तो हमने मीनिंग नहीं पढ़ा था कि अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर अगर हम ट्रांजेक्शन का एडजस्टमेंट अप्लाई कर देंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा, यही हम पीएफएफआई में देखते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट टू अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट आर नेसेसरी फॉर पीएफएफआई टू बी कंपाइल्ड ऑन कंसिस्टेंट बेसिस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ फॉर रिपोर्टिंग एंटिटी ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। ठीक है, इवेल्युएट करना है प्रेजेंटेशन ऑफ द पीएफएफआई। प्रेजेंटेशन ऑफ पीएफएफआई देखेगा। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में वो क्या करेगा, सबसे पहले वो देखेगा इवेल्युएट करेगा प्रेजेंटेशन ऑफ द पीएफएफआई। पीएफएफआई का क्या प्रेजेंटेशन है वो देखेगा। फिर वो देखेगा रीड अदर इन्फॉर्मेशन, वो अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा। अदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूड इन प्रोस्पेक्टस टू आइडेंटिफाई मटेरियल इनकंसिस्टेंसीज विद पीएफएफआई। ठीक है, रीड करेगा अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा जो कि इंक्लूडेड है इन प्रोस्पेक्टस। रीड अदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, टू आइडेंटिफाई, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए मटेरियल इनकन्सिस्टेंसीज। वो प्रोस्पेक्टस में जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करेगा और देखेगा कि वो किस तरीके से इनकन्सिस्टेंट है हमारे पीएफएफआई से। ठीक है, ऑब्टेन करेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन को। ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल पार्टी। वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी से क्या करता है, रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करता है। रिटन रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, मैनेजमेंट है, उससे वो रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेगा दैट इन कंपाइलिंग पीएफएफआई, जब वो पीएफएफआई का कंपाइलेशन कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैज़ आइडेंटिफाइड ऑल एप्रोप्रिएट प्रोफार्मा एडजस्टमेंट। ठीक है, वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेगा कि जब वो पीएफएफआई कंपाइल कर रहा है तो जितने भी प्रोफार्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थे उन सबको क्या करें, एप्रोप्रिएट है या नहीं है ये आइडेंटिफाई करेगा। एंड पीएफएफआई हैज बीन कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। ठीक है, और उसका पीएफआई जो है वो एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से बनाया गया, इस चीज़ को भी वो चेक करता है। ठीक है, तो प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में हमको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। सबसे पहले ऑर्डर क्या करेगा, ऑर्डर किन बात हो, एसेस करेगा वेदर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया सुटेबल और नॉट। सबसे पहले वो क्या करेगा, एसेस करेगा वेदर जो एप्लीकेबल, एसेस करेगा कि जो एप्लीकेबल क्राइटेरिया है, करेगा कि जो एप्लीकेबल क्राइटेरिया है वो सुटेबल है या नहीं है, और नॉट। सबसे पहले ऑर्डर क्या करता है, ऑर्डर सबसे पहले देखता है कि जो एप्लीकेबल क्राइटेरिया है वो सुटेबल है या नहीं है। ठीक है, फिर वो मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करता है कि पीएफएफआई बनाते समय उससे सारी इन्फॉर्मेशन एडिक्वेट है कि नहीं है, एडजस्टमेंट जो है वो एडिक्वेट है कि नहीं है, वो चीज़ें उसने आइडेंटिफाई की है, और उसने जो पीएफएफआई प्रिपेयर किया है वो एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया ही प्रिपेयर किया है। ये चीज़ें देखेगा। 2 पॉइंट हो गया प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में पॉइंट इजी है, जो चीज़ें भी हमने पढ़ी है वही चीज़ें। सबसे पहले एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से है या नहीं है ये देखेगा। फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि जो सोर्स ऑफ अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो एडिक्वेट है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद वो देखेगा कि जो कंपाइलेशन मैनेजमेंट कर, सॉरी रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो कंपाइलेशन कर रही है वो किस तरीके से कर रही है,
ठीक है, जो कंपाइलेशन किया जा रहा है वो सही है या नहीं है, एडिक्वेट है या नहीं है, वो ये भी दिखेगा। मटेरियलिटी इसमें दिखता है कंपाइलेशन में, ठीक है। फिर वो देखेगा कि PFFI जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किया गया है या नहीं प्रिपेयर किया गया है। प्रेजेंटेशन ऑफ द PFFI को वो इवेल्युएट करेगा। अब हम आ रहे हैं पढ़ने ओपिनियन, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ओपिनियन ऑन PFFI, अनमॉडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर सब कुछ सही है तो अनमॉडिफाइड, अगर हमारा PFFI जो है वो किस तरीके से, अगर हमारा जो PFFI है वो एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया ही प्रिपेयर किया गया है तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। अगर एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया नहीं है तो हम मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन में क्या होगा, प्रैक्टिशनर शैल एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन when practitioner conclude that PFFI has been compiled by रिस्पॉन्सिबल पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। अगर हमारी PFFI का कंपाइलेशन जो है वो एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया किया गया है तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। मॉडिफाइड इफ लॉ और रेगुलेशंस परमिट publication of prospectus containing modified opinion regarding PFFI and practitioner determine that a modified opinion is appropriate, he shall issue a modified opinion। अगर लॉ रेगुलेशन, मॉडिफाइड ओपिनियन में दो केस हो सकता है कि लॉ परमिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर लॉ परमिट कर रहा है और ऑडिटर को लगता है कि मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए तो ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन इफ लॉ रेगुलेशन डज नॉट permit publication of prospectus containing modified opinion regarding PFFI, practitioner shall discuss the matter with responsible party, ठीक है। अगर has does not make necessary changes, practitioner shall withdraw from the engagement or take legal advice, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मॉडिफाइड, देखो अनमॉडिफाइड ओपिनियन हम कब देंगे, जब हमें लगता है कि नहीं हमारा जो कंपाइलेशन ऑफ PFFI किया गया है वो एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया किया गया है तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में दो केस हो सकता है। अगर लॉ रेगुलेशन परमिट करती है कि आप मॉडिफाइड ओपिनियन कंटेन किया हुआ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं तो ऑडिटर जो है वो अपना रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन अगर लॉ रेगुलेशन जो होता है वो मना करती है, ठीक है, डज नॉट परमिट टू इशू प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग मॉडिफाइड ओपिनियन, अगर लॉ रेगुलेशन करता है कि मॉडिफाइड ओपिनियन कंटेन किया हुआ प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया जाता है तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, इन दैट केस प्रैक्टिशनर जो है वो मॉडिफाइड ओपिनियन इशू नहीं करेगा, वो मैनेजमेंट से मतलब रिस्पॉन्सिबल पार्टी से इस चीज़ को डिस्कस करेगा। और अगर मैनेजमेंट जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है अप्रोप्रिएट एक्शन लेती है तब तो ठीक है, नहीं लेती है तो ऑडिटर जो है प्रैक्टिशनर जो है वो क्या करेगा, या तो विड्रॉ कर लेगा या तो लीगल एडवाइस वो लेगा, ठीक है। याद रखना ऐसे ही 3420 के अंदर ऑडिटर के लिए प्रैक्टिशनर वर्ड का यूज़ किया जा रहा है और मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टी का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही SRE में भी था, SRE 2400 में भी था जिसमें प्रैक्टिशनर हम वर्ड यूज़ कर रहे थे, ऑडिटर वर्ड यूज़ नहीं कर रहे थे, ठीक है। और ऐसे ही 2400 के बाद 2410 पढ़ा था ना हमने, तो उसमें ऑडिटर वर्ड का यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। और इसके बाद ऐसे ही 3402 पढ़ा, उसमें भी हमने ऑडिटर वर्ड का यूज़ किया है, हाँ उसमें भी हमने ऑडिटर वर्ड का ही यूज़ किया है हर जगह। इसके बाद ऐसे ही 3400 जो था हमारा, ऐसे ही 3400 में भी हमने किस वर्ड का यूज़ किया है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ऑडिटर वर्ड का, हाँ ऑडिटर वर्ड का यूज़ किया है। दो ऐसी जगह है जहाँ पे हमें प्रैक्टिशनर वर्ड यूज़ करना है, एक हमारा हो जाएगा SRE 2400, दूसरा SRE 3402 नहीं 3420 सॉरी, ठीक है। ओपिनियन हो गया, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग हो गया। अब रिपोर्ट है, रिपोर्ट में सारे पॉइंट्स कॉमन है और रिपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से करने की जरूरत नहीं है तो इसको हम लीव करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।